चलिए बच्चों, अब हम हिस्ट्री की थीम 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। यानी विचारक, थिंकर्स मतलब विचारक, विचार करने वाले, बिलीव्स यानी जो उस समय की मान्यताएं थी, और बिल्डिंग्स यानी उस समय की बिल्डिंग्स की बात करेंगे। अगर हम इसकी बच्चों क्रोनोलॉजी देखें, टाइमलाइन देखें, तो हम अभी भी, जैसे चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड था, 600 बीसी से लेकर 600 सीई के बीच में ही है अभी भी। ठीक है, यानी फर्स्ट मिलेनियम बीसी से फर्स्ट मिलेनियम मिड सीई तक है हम। ठीक है, अभी हम उसी के बीच में चल रहे हैं, टाइमलाइन आगे बढ़ी नहीं है। टॉपिक नंबर 1 से शुरू करेंगे, अ ग्लिम्स ऑफ सांची, सांची की एक झलक। सांची की बात करते हैं 19th सेंचुरी की। ठीक है, आप सोर्स देखिएगा। जो सांची है, सांची में एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग मिली बिहार में, मतलब मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में, सॉरी, जो कि थी सांची कानाखेरा में। एक छोटा सा गांव था जो कि एक हिल की, ब्रो ब्रो मतलब होता है तलहटी पे, बिल्कुल फुटहिल्स की तरफ बसा हुआ था, कुछ लगभग भोपाल से 30 माइल्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी मेन भोपाल में नहीं है सांची, भोपाल से 20 माइल्स, यानी लगभग लगभग देखा जाए तो लगभग 32 किलोमीटर दूर होगा, है ना। जहां हमने कल विजिट किया था, हमने यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां देखी, यहाँ पर हमने बुद्धा की स्टैचू देखे, और एंशियंट गेटवे देखा हमने। ठीक है, द्वार होता है गेटवे, हमने द्वार देखा। यहाँ के जो खंडर थे, इन खंडरों, ये खंडर एक ऐसी ऑब्जेक्ट थे जिसमें यूरोपियन जेंटलमैन का बहुत इंटरेस्ट था। इसमें बच्चों एक नाम मिलता है, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, आप लोग जानते होंगे पहले से, आप इससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ अलेक्जेंडर कनिंगम से, जो कि एएसआई के जनरल भी थे, गवर्नर जनरल थे। ये इसके पास में, भोपाल के मतलब ये सांची के पास में कुछ हफ्ते रहे। यहाँ पर इन्होंने इस रूइन को, खंडर को बहुत केयरफुली एग्जामिन किया। यहाँ की इन्होंने ड्राइंग बनाई, यहाँ के इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर किया, समझने की कोशिश करी। इसके अलावा इसके बिल्कुल डोम के नीचे, बिल्कुल डोम के नीचे उन्होंने खुदाई करी। इसका द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन, इसका जो रिजल्ट है इन्वेस्टिगेशन का, वो उनके द्वारा एक इंग्लिश बुक में लिखा गया। ये जो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट था, ये शाहजहां बेगम, जो कि भोपाल की नवाब थी, है ना, उनकी ताज उल इकबाल तारीख भोपाल यानी भोपाल की हिस्ट्री नाम की बुक से लिया गया है, जिसको बारस्ट्रो ने 1876 में ट्रांसलेट करने का काम किया था। बच्चों, हमें यहाँ पर ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, शाहजहां बेगम, शाहजहां बेगम। ठीक है, याद रखना, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है मुगल से, ये भोपाल की नवाब है, शाहजहां बेगम। इसके बाद इनकी डिसेंडेंट मिलेंगी, तो उनका नाम होगा बेटा शाहजहां बेगम की जहांगीर जहां। ठीक है, तो सुल्तान जहां, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, तो ये दो नाम हमें याद रखने हैं, क्योंकि दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों ने ही सांची को बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। बच्चों, 19th सेंचुरी से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम 19th सेंचुरी से देखेंगे, तो ये जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस का इस सांची के स्तूपा में बहुत इंटरेस्ट था। अगर हम फ्रांस देखें, तो फ्रांस ने शाहजहां बेगम से परमिशन मांगी थी कि शाहजहां बेगम इन्हें परमिशन दे दें कि ये यहाँ के गेटवे को फ्रांस ले जा सकें, ईस्टर्न गेटवे को, है ना। और वहां पे फ्रांस की म्यूजियम में ले जाके इसे डिस्प्ले किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। इसी तरीके से जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग भी यही चाहते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली देखा जाए, भाग्यवश देखा जाए, तो फ्रांस और इंग्लैंड वाले दोनों ही इस चीज से सेटिस्फाई हो गए कि वो लोग इसके मिलता जुलता एक प्लास्टर की कॉपी बनाएंगे, और फिर उसी को अपने यहाँ पर ले जाएंगे, और जो ओरिजिनल साइट है वो हमारे यहाँ पे ही रहेगी। इसका जो ईस्टर्न गेटवे है, इस तरीके के गेटवे होते हैं, ये गेटवे हमारे यहाँ ही रहेंगे। ठीक है, जो रूलर्स थे भोपाल के, जिसमें नाम मिलता है बेटा शाहजहां बेगम, और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम का। देखो, हमने पढ़ा था, मुगल्स में पढ़ेंगे हम बादशाह, है ना, तो वहां पर जहांगीर, जहांगीर के बेटे का नाम था शाहजहां, है ना। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ शाहजहां बेगम की सक्सेसर का नाम है सुल्तान जहां। ठीक है, इन लोगों ने पैसा प्रोवाइड करा था ताकि इस एंशिएंट साइट को प्रिजर्व रखा जा सके। इसमें किसी भी तरीके का कोई वंडर नहीं होना चाहिए कि जॉन मार्शल ने अपनी जो कुछ भी वॉल्यूम्स लिखी इस सांची के बारे में, इसे सुल्तान जहां को डेडिकेट कर दिया। क्यों? क्योंकि सुल्तान जहां ने पैसा दिया था, फंड किया था, उन्होंने ही यहाँ पे पैसा देकर म्यूजियम बनवाया, एक गेस्ट हाउस बनवाया, जहां पर रहकर सुल्तान जहां ने, वो मार्शल ने अपनी ये बुक्स लिखी। इसके अलावा इन्होंने ये जो जॉन मार्शल की वॉल्यूम्स थी, इनको पब्लिश कराने के लिए भी पैसा दिया, है ना। अगर ये स्तूपा सरवाइव कर पाया है, सांची का स्तूपा सरवाइव कर पाया है,
तो इसके पीछे बच्चों ये वाइज डिसीजंस, यानी जो बहुत सोचे समझे लिए गए, बुद्धिमत्ता से लिए गए जो डिसीजंस थे, इन्हीं की वजह से रहा और अपने गुड लक की वजह से रहा। एक इसका अच्छा नसीब रहा कि रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स और ऐसे लोग जो कि स्तूपा को यूरोप म्यूजियम में ले जाना चाह रहे थे, ऐसे लोगों की नजर इस पर नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स क्या चाहते थे, सस्ती ईंटें। तो ईंटों के चक्कर में वो क्या करते थे, पुरानी बिल्डिंग्स को, जैसे हड़प्पा, हड़प्पा का बदनसीब थी हड़प्पा की, आधे से ज्यादा शहर उसके मतलब जो खंडर थे उनको तो ईंटों को तोड़ तोड़ कर कराची वाली लाइन पे बिछा दिया गया। जब बाद में पता चल पाया तो पता चला अरे हमने तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर को ही खत्म कर दिया। तो इसी तरीके के रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, इन सब की नजर यहाँ पर नहीं पड़ पाई। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर है। ये जो डिस्कवरी है सांची की, बाद में has vastly transformed our understanding of early Buddhism। यानी इसकी वजह से ही, सांची के स्तूपा के मिलने की वजह से ही जो बुद्धिज्म, अर्ली बुद्धिज्म था, उसके बारे में हमें प्रॉपर समझ आ पाई। आज के समय पर देखें तो ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सक्सेसफुल रिस्टोरेशन, यानी इसको दोबारा से मरम्मत किया गया, इसको प्रिजर्व किया गया आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ एएसआई के द्वारा। ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है उनकी सक्सेस का। ठीक है बच्चों, ये ग्रेट स्तूप ऑफ सांची की बात करें, अगर आप दिल्ली से भोपाल की तरफ ट्रेवल करोगे तो आपको एक पहाड़ के ऊपर एक मैजेस्टिक स्तूपा दिखाई देगा, एक राजा के मुकुट के रूप में दिखाई देगा। अगर आप वहां पर बोलोगे उसको ट्रेन में गार्ड को, तो वो 2 मिनट को ट्रेन रोक देगा, है ना, इतना टाइम काफी है। आप वहां पर देख सकते हो उसके माउंट के बारे में, मतलब ये जो गुम्बद है, स्तूपा है, इसको आप देख सकते हो। बच्चों इस स्तूपा की क्या इंपॉर्टेंस थी, किसने इसको बनवाया, क्यों बनवाया, इसके बाहर ये स्टोन की रेलिंग क्यों है, इसके कंस्ट्रक्शन में पैसा किसने दिया, इसकी खोज किसने करी, है ना, इन सब के पीछे एक फैसिनेटिंग स्टोरी है ना, that we can uncover at stupa at Sanchi, for which we must combine information from text, जिसके बारे में हम बेटा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट से ले सकते हैं, स्कल्पचर से ले सकते हैं, आर्किटेक्चर से ले सकते हैं और इंस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अब हम बिगिन करते हैं इसके पीछे के जो अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस थे उसको एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं द बैकग्राउंड। ठीक है, इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स, यानी यज्ञ की बात चल रही है और डिबेट चल रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी था, यानी 500 बीसी की बात चल रही है, 500 बीसी। बच्चों 500 बीसीई दुनिया के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, और इंडिया के लिए भी। ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को पहले शायद बता चुका हूँ, आप लोग जानते होंगे, फिर से बताता हूं, क्योंकि इस समय पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ थिंकर्स ऑरिजिनेट हुए थे, जैसे ईरान में जरुथुस्त्र थे, है ना, कॉन्गजी थे बेटा हमारे चाइना के, सुकरात, प्लूटो, अरिस्टोटल ग्रीस में ऑरिजिनेट हुए थे, इसी तरीके से महावीर और गौतम बुद्धा इंडिया में थे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इस समय पर गंगा वैली में महाजनपद ऑरिजिनेट होने शुरू हुए थे, बड़े बड़े शहर थे। इसके अलावा आयरन का यूज होना शुरू हुआ था, है ना, तो ये सारी की सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे क्या थे, टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड हिस्ट्री का। यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ थी वो चेंज होनी शुरू हो गई थी गंगा वैली में। ये जो थिंकर्स थे, ये जो थिंकर्स ऑरिजिनेट हो रहे थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस डेवलपमेंट को समझने की कोशिश भी करी कि जो डेवलपमेंट हो रहे थे ये किस तरीके से जुड़े हुए थे हमसे और कैसे थे। तो द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन, यानी अगर हम बात करें यज्ञों की बात करेंगे, हम यज्ञ देखेंगे बेटा, कई पहले से कई तरीके की चली आ रही ट्रेडिशंस थी जिनके बारे में सोचा गया, रिलीजियस बिलीफ थी और प्रैक्टिसेस थी, जिसमें से वैदिक ट्रेडिशंस, अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस भी थे, जिन्हें हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, है ना, जो कि ऋग्वेद में दे रखी है, जिसको 500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में बनाया गया था। इस ऋग्वेद ऋग्वेद में कई हाइम्स हैं, कई श्लोक हैं, जिनको जब हम पूजा करते हैं अपने डाइटी की तब पढ़ते हैं। स्पेशली इसमें कौन कौन से डाइटी, बच्चों याद रखना, अगर हम वेद की बात करेंगे तो वेद में इंपॉर्टेंट डाइटी में अग्नि, इंद्र और सोम का नाम मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटी इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेदा, है ना, कि इनमें से कौन सा डाइटी है जो कि ऋग्वेदा में मेंशन नहीं है। जैसे विष्णु, है ना, विष्णु के बस एक आध दो श्लोक है तो उसमें अगर नाम आ जाता है तो आ जाता है, वरना विष्णु के बारे में बहुत कम दे रखा है। सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को बता रखा है, गाय को बहुत पवित्र बताया गया है ना, तो ये चीजें हैं। गंगा का भी, गंगा के बारे में दे रखा है, लेकिन गंगा को सबसे पवित्र नहीं माना गया ऋग्वेदा में, सबसे पवित्र सरस्वती को माना गया है। ठीक है,
तो इसी तरीके से अग्नि, इंद्र और सोम के बारे में, डाइटी के बारे में बता रखा है। इसमें कई हाइम्स हैं जिन्हें यज्ञ के दौरान चेंटेड यानी उच्चारण किया जाता था, जपा जाता था जब भी यज्ञ कराया जाता था, है ना। और लोग किस लिए यज्ञ कराते थे? लोग मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए, चाहे वो जानवरों की प्राप्ति हो, बेटे की प्राप्ति हो, अच्छी हेल्थ चाहिए हो, लंबी लाइफ चाहिए हो, इन सब के लिए यज्ञ कराया करते थे। शुरुआती तौर पे जो यज्ञ थे बच्चों, इन्हें कलेक्टिवली कराया जाता था, यानी सभी लोग मिलकर, जैसे पूरा गांव हो गया, पूरा कुनबा हो गया, सब मिलकर एक साथ कराते थे। ये बात है 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच की, जब इस टाइम पीरियड में ये जो यज्ञ थे अब कलेक्टिवली ना करवाकर इंडिविजुअली करवाए जाने लगे। यानी जो डोमेस्टिक यूनिट थी, घर, है ना, घर के जो मालिक हुआ करते थे वो यज्ञ कराया करते थे। अगर दो यज्ञों की बात करें, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया और अश्वमेध यज्ञ हो गया, ये दो यज्ञ ऐसे थे जो कि चीफ्स और राजाओं के द्वारा कराए जाते थे। ठीक है, इसके लिए वो ब्राह्मण प्रीस्ट के ऊपर यानी पुजारी के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे कि वो रिचुअल कराएंगे यानी यज्ञ कराएंगे। अब हम बात करते हैं नए क्वेश्चंस की, यानी इसी ट्रेडिशंस में ओरिजिनेट होने वाले नए क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज हैं जो कि उपनिषद में पाए जाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि जो लोग थे वो बहुत ही क्यूरियस थे जिंदगी के अर्थ के बारे में जानने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या मृत्यु के बाद दोबारा से जन्म मिल सकता है, या रीबर्थ के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। या ये जो रीबर्थ है ये हमारे पास्ट एक्शंस पे डिपेंड करता है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें रीबर्थ मिलेगा। इस तरीके के इश्यूज पर काफी हॉटली डिबेट की गई थी। जो थिंकर्स थे, थिंकर्स भी इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग के साथ में कंसर्न रखते थे, है ना। वो भी अल्टीमेट रियलिटी के नेचर को एक्सप्रेस करना चाहते थे कि अल्टीमेट रियलिटी है क्या। चाहे वो गौतम बुद्धा हो, चाहे वो महावीर हो, ये जितने भी थिंकर्स थे वो अल्टीमेट ट्रुथ को जानना चाहते थे। वैदिक ट्रेडिशन के बाहर, वैदिक ट्रेडिशन में नहीं, वैदिक ट्रेडिशन के बाहर जाकर इन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि क्या एक सिंगल अल्टीमेट रियलिटी है या एक से ज्यादा है ना। भगवान एक है या एक से ज्यादा है, या भगवान है ही नहीं, भगवान का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो पीपल आल्सो बिगिन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। जबकि लोगों ने क्या करा, ये जो यज्ञ की ट्रेडिशन थे इस पर भी अब सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, इसको भी अब इस तरीके से देखना शुरू कर दिया। डिबेट्स एंड डिस्कशन की बात करते हैं, ठीक है। इस समय पर होने वाले डिबेट्स देखेंगे और डिस्कशंस की बात करेंगे। तो बेटा हमें लिवली डिस्कशंस की झलक देखने को मिलती है, डिबेट्स की झलक देखने को मिलती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जहां पर 64 सेक्ट्स हैं या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, 64 अलग अलग तरीके के आइडियाज हैं जहां पर इस तरीके की डिस्कशन एंड डिबेट्स देखने को मिलती है। जो टीचर्स हुआ करते थे, जो मतलब शिक्षक हुआ करते थे बुद्धिज्म के, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे, वो लोगों को समझाने की कोशिश किया करते थे। एक इवन टीचर्स आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को भी अपने आइडिया समझाने की कोशिश किया करते थे, या ले पर्सन जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे उनको भी समझाने की कोशिश किया करते थे अपने आइडियाज के बारे में, अपनी फिलॉसफी के बारे में, कि उनकी फिलॉसफी की वैलिडिटी कितनी है, या वो लोग दुनिया को किस तरीके से समझते हैं। इस तरीके की डिबेट्स जिस जगह पर हुआ करती थी उसे कुताग्रशाला कहा जाता था। बच्चों वर्ड याद रखना, कुताग्रशाला। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसी टर्म्स। कुताग्रशाला, इसका टर्म मतलब क्या होता है कुताग्रशाला का? बच्चों कुताग्र मतलब होता है जिसकी पॉइंटेड रूफ हो, ठीक है। शाला मतलब हट, तो कुताग्रशाला का मतलब होगा एक ऐसी हट जिसकी पॉइंटेड रूफ है ना। और इन ग्रोव्स वेयर ट्रेवलिंग मेडिकेंट्स हेल्टेड, या एक ऐसी जगह जहां पर जो ट्रेवल करने वाले जो मेडिकेंट्स हैं वो लोग हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। हॉल्ट मतलब होता है रुकना, यहाँ रुका करते हैं, ऐसी जगह को कुताग्रशाला कहा जाता था। अगर एक फिलोसफर सक्सेस हो जा मतलब सफल हो जाता था किसी अपने राइवल को अपनी बात समझाने के लिए, जैसे मान के चलो मैं हूं और मेरे अगेंस्ट कोई एक दूसरा व्यक्ति है, वो अगेंस्ट है मेरी आइडिया के, मैंने अगर उस व्यक्ति को अपनी आइडियोलॉजी समझा ली तो क्या होगा, वो व्यक्ति मेरा डिसिप्लिन बन जाएगा, यानी वो व्यक्ति मेरा शिष्य बन जाएगा। सो सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो, इस तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्ट ग्रो कर सकता था और कोई दूसरा उसी समय पर श्रिंक कर सकता था। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं हम दो बच्चों का एग्जांपल ले लेते हैं, गर्वित एक विनायक। विनायक किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, गर्वित किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। अगर गर्वित ने विनायक को अपनी आइडियोलॉजी समझा ली तो विनायक गर्वित का शिष्य बन जाएगा। इस तरीके से गर्वित की जो आइडियोलॉजी है उसका सेक्ट ग्रो कर जाएगा जबकि विनायक वाला सेक्ट श्रिंक कर जाएगा। ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जिसमें महावीर, गौतम बुद्धा, इन सब ने वेदास की अथॉरिटी पर क्वेश्चन उठाए कि क्या हम वेदा को ही क्यों ब्लाइंडली फॉलो करें, वेद ही क्यों सबसे सही है।
इन लोगों ने इंडिविजुअल एजेंसीज पर भी काफी जोर दिया, जिसमें इन्होंने आदमी और औरतों को, ठीक है, कुड स्ट्राइव टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द ट्रायल्स एंड द ट्रिबुलेशंस ऑफ वर्ल्डली एक्सिस्टेंस। इन्होंने बताया कि हम अपने अपने ट्रायल्स, अपने ट्रिबुलेशंस के बेसिस पर ही, अपने कार्यों के बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्डली एक्सिस्टेंस से हम लिबरेशन, आजादी, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुक्ति का रास्ता दिखाया कि इस दुनिया से किस तरीके से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इन्होंने जो ब्राह्मणिकल पोजीशंस थी उस पर भी काफी ज्यादा जोर दिया कि ब्राह्मणिकल जो पोजीशंस दिखाई गई थी कि बर्थ को लेकर, ये सब कुछ बेकार है। एज वी हैव सीन एन इंडिविजुअल्स एक्सिस्टेंस वाज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ इन स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर। ब्राह्मणिकल आइडियाज जिसमें किसी एक व्यक्ति के उसके जन्म के बेसिस पर उसकी पर्टिकुलर कास्ट, उसकी जेंडर को, मतलब कि वो किस जेंडर में जन्म ले रहा है, क्या कास्ट में जन्म ले रहा है, इस बेसिस पर उसका एक्सिस्टेंस रहेगा, उस बेसिस पर उसकी जात रहेगी, उस बेसिस पर उसके कार्य रहेंगे, इस सब को भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, टॉपिक नंबर 3, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर द मैसेज ऑफ महावीरा, यानी दुनिया के प्लेजर से अलग हटकर, ठीक है, जो महावीर के मैसेज थे इनको अब हम रीड करेंगे। जो बेसिक फिलॉसफी थी जैन की, है ना, वो हमारी नॉर्थ इंडिया में एक्सिस्ट कर रही है वर्धमान के बर्थ से पहले भी। यानी जो महावीर हैं, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान के पैदा होने से पहले ही जैन फिलॉसफी हमारे नॉर्थ इंडिया में थी। अब ये कैसे थी, ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जैनिज्म की जो शुरुआत है वो करने वाले पहले गुरु थे, उनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव ने जैनिज्म की शुरुआत करी थी, और महावीर से पहले 23 ऐसे टीचर्स जो कि रास्ता दिखाते हैं, है ना, सही रास्ता दिखाए, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर से पहले 23 तीर्थंकर पहले ही आ चुके थे, जिनमें से 23वें का नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, तो आपको ये बस आपको पहले का नाम पता होना चाहिए और महावीर से पहले वाले यानी 23rd का नाम पता होना चाहिए, और 24th थे महावीर। ठीक है, तो महावीर से पहले जैनिज्म की जो वो थी ट्रेडिशन, वो हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहा था। इन टीचर्स को तीर्थंकर कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये लोगों को गाइड करते हैं उस रास्ते के द्वारा जिससे इस एक्सिस्टेंस रूपी, यानी ये जो जन्म लिया है हमने, इसमें हमारा जो एक्सिस्टेंस है, इस एक्सिस्टेंस रूपी नदी को कैसे पार किया जाए, कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए, इसका रास्ता दिखाने का काम करते हैं तीर्थंकर। जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया था जैनिज्म का, वो ये है कि पूरी दुनिया, इस दुनिया में हर चीज में जीवन है, हर चीज एनिमेटेड है। यानी जैनिज्म के अकॉर्डिंग माना जाए तो जो पत्थर होते हैं, है ना, हवा में जो वायु में जो मिट्टी के कण होते हैं, उन सब में भी जीवन है, उन सब में जिंदगी है, ऐसा किसका मानना है, जैनिज्म का मानना है। और इन सभी लिविंग बींग्स को इंजरी नहीं पहुंचाना, यानी इन सभी लिविंग बींग्स को अपने द्वारा जानबूझकर इंजरी ना पहुंचाना ही इनका, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल हो, प्लांट हो, इंसेक्ट, खास तौर पर ये सारी चीजें, है ना, ये जैनिज्म की मेन फिलॉसफी है, सेंट्रल फिलॉसफी है। अगर फैक्ट देखा जाए, है ना, तो इनके जो प्रिंसिपल हैं, किसके, जैनिज्म के जो प्रिंसिपल हैं, उन सिद्धांतों में अहिंसा, है ना, इस पे बहुत जोर दिया गया जैनिज्म में। इसने हमारी जो इंडियन थिंकिंग है ना, उस पर बहुत ज्यादा असर डाला है। अगर हम जैन टीचिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, यानी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की जो ये साइकिल है, इस साइकिल से मुक्ति प्राप्त करने का जो तरीका है ना, वो हमारे कर्म है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें मुक्ति प्राप्त होगी। एक व्यक्ति मुक्ति इस कर्म साइकिल से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, उसका जो जरिया है वो है एस्टेसिज्म, यानी त्याग, और पीनेंस मतलब तपस्या। तो त्याग और तपस्या के द्वारा ही कोई व्यक्ति इस कर्म की साइकिल से, जीवन मृत्यु की साइकिल से पार पा सकता है ना। ये तभी पॉसिबल है जब हम इस दुनिया को रिनाउंस कर दें, त्याग दें। इसीलिए जो मोनेस्टिक एक्सिस्टेंस है ना, जो मोनेस्टिक एक्सिस्टेंस के लिए सेल्वेशन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी मुक्ति को इसके लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए तपस्या बहुत जरूरी है, मोनेस्टिक एक्सिस्टेंस बहुत के लिए सेल्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा, सेल्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैन मॉन्क्स जो आदमी होते हैं वो मॉन्क्स बनते हैं, और औरतें नन बनती हैं। ये 5 वोज लेते हैं, 5 कस्में लेते हैं, जिसमें किसी को मारना नहीं है, कुछ भी चुराना नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलना,
सेलिबेसी को अपनाना है, यानी ये जो साधुत्व की ज़िंदगी है इसको अपनाना है, और कभी प्रॉपर्टी पे कोई पोजेशन नहीं रखना, है ना। इस तरीके की 5 कस्में मॉन्क्स एंड नन्स लेते हैं जैनिज्म के। जैनिज्म के स्प्रेड की बात करते हैं, जैनिज्म कैसे फैला, तो हल्के हल्के जैनिज्म इंडिया के कई हिस्सों में फैला। बुद्धिज़्म की तरह ही जैन स्कॉलर्स ने भी क्या करा, अलग अलग लैंग्वेज में अपने लिटरेचर लिखे, जैसे प्राकृत हो गई, संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, है ना। कई सेंचुरीज तक इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जैनिज्म मंदिरों की लाइब्रेरीज में प्रिजर्व करके रखा गया। इनमें से जो अगर हम अर्लीस्ट की बात करते हैं, अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स हैं, जो सबसे पुराने स्टोन स्कल्पचर हैं, जो कि हमें रिलीजियस ट्रेडिशन से मिलते जुलते मिलते हैं, है ना। इन्हें डिवोटीज के द्वारा बनाया गया, जो कि जैन तीर्थंकर्स के डिवोटीज थे, उन्होंने इन्हें बनाया, मूर्तियों को बनाया, और इन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अलग अलग साइट से रिकवर किया गया है। अब टॉपिक पढ़ते हैं द बुद्ध एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट, यानी गौतम बुद्ध और उनकी ज्ञान की खोज की देखते हैं। तो इंडिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल या दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल टीचर्स में बात करें तो बुद्धा का नाम मिलता है ना। इनके जो मैसेजेस हैं वो कई सेंचुरीज तक हमारे सब कॉन्टिनेंट और उसके बियॉन्ड तक फैले हुए हैं। जैसे हम बात करें सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना, कोरिया, जापान तक फैले हुए हैं, इसी तरीके से श्रीलंका तक फैले हुए हैं, और समुद्र पार जाएं तो म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक भी गौतम बुद्धा के मैसेजेस फॉलो हुए हैं, इनकी टीचिंग्स फैली हुई है। तो हमें गौतम बुद्धा की टीचिंग के बारे में कैसे पता चल सकता है ना। तो जितने भी टेक्स्ट लिखे गए उन्हें हम केयरफुली उन्हें ट्रांसलेट करें, एडिट करें, उन्हें एनालाइज करें, तो इनके द्वारा हम गौतम बुद्धा के बारे में जान सकते हैं, उनकी टीचिंग्स के बारे में जान सकते हैं। हिस्टोरियंस ने इन टीचिंग्स को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, उनके हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हैगियोग्राफीज़ को समझने की कोशिश करी है। हैगियोग्राफीज़ क्या होती हैं, जैसे बेटा बायोग्राफी जीवनी को बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी खुद की जीवनी को बोलते हैं, ऐसे ही हैगियोग्राफीज़ साधुओं की जीवनी को बोलते हैं। जो साधु वगैरह होते हैं ना, उनकी जीवनी को उनकी बायोग्राफीज़ को हैगियोग्राफीज़ कहा जाता है ना। गौतम बुद्धा की जो हैगियोग्राफी थी, गौतम बुद्धा की मौत के मतलब उनकी मृत्यु के 100 साल बाद लिखी गई थी, गौतम बुद्धा की टीचिंग्स की याद में, कि गौतम बुद्धा ने क्या सिखाया, उनके बारे में, उनके सही रास्तों के बारे में, है ना। तो उनकी याद में ये हैगियोग्राफीज़ 100 साल बाद लिखी गई थी। अगर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गौतम बुद्धा के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म शाक्य वंश में हुआ था। ये राजा, इनके पिताजी राजा थे, इसलिए इनके जो पालन पोषण था वो महल में हुआ। महल में ये दुनिया की जो हार्श रियलिटीज़ थी उनसे दूर थे। एक दिन ये शहर को देखने के लिए चोरी छुपे भेष बदलकर अपने सारथी के साथ निकले। ये जो जर्नी थी दुनिया की, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक, दुख भरी रही। यहाँ पर इन्होंने रास्ते में एक बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखा, एक लाश देखी। इन्होंने अपने सारथी से पूछा, पहले ओल्ड व्यक्ति मतलब वृद्ध व्यक्ति के बारे में, कि सारथी ये कौन है, इसकी खाल लटक सी गई है, कमर झुक गई है ना, कमज़ोर सा है, ये कौन है ना। तो सारथी ने बोला कि राजकुमार ये एक वृद्ध व्यक्ति है, एक ये बुढ़ा व्यक्ति है ना। तो उन्होंने पूछा ये वृद्ध व्यक्ति क्या होता है, तो सारथी ने बताया जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हम कमज़ोर होते जाएंगे, है ना, तो हम वृद्ध बन जाएंगे, तो वृद्धावस्था आएगी हमारे पास। तो उन्होंने पूछा कि क्या मुझे भी आएगी। सारथी ने बोला हाँ राजकुमार, आपने जन्म लिया है तो आपको भी ज़रूर आएगी, है ना। तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ। आगे जाके एक बीमार व्यक्ति दिखा, तो उन्होंने पूछा कि सारथी ये कैसा व्यक्ति है, बड़ा कमज़ोर था, इसमें तो ताकत भी नहीं लग रही है ना, ये कैसे है। तो सारथी ने बताया कि राजकुमार ये एक बीमार व्यक्ति है। तो उन्होंने बोला ये बीमार व्यक्ति क्या होता है। उसने कहा जैसे जैसे हमारे शरीर की ताकत खत्म होती है तो हमें बीमारियां घेर लेती हैं, हम बीमार हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी बीमार होऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ आप भी अपनी जीवन यात्रा में कई बार बीमार होंगे, है ना। और जब बूढ़े हो जाएंगे तो उस समय पर तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, तब भी बीमारी होगी। आगे जाके उन्होंने एक लाश देखी, लोग किसी को कंधे पर उठा के ले जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, लोग इसे उठा के क्यों ले जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये एक लाश है ना, ये मर गया है, इसको लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा लाश क्या होती है। उन्होंने कहा जब हम मर जाते हैं तो हम लाश बन जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ राजकुमार, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपने भी जन्म लिया है तो आप भी मरेंगे एक न एक दिन। उन्हें बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर, है ना। फिर उन्होंने आगे एक साधु देखा, होमलेस मेडिकेंट देखा, देखा तो जिसके ऊपर ना तो उम्र का कोई असर दिख रहा था, ना वो बीमार दिख रहा था, ना ही उसे मृत्यु का कोई डर था। तो गौतम बुद्धा ने भी डिसाइड करा कि वो भी इसी पाथ पर चलकर वो भी इस तरीके से शांति को प्राप्त करेंगे ताकि उन्हें भी इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। उसके बाद उन्होंने सत्य की तलाश में अपना घर त्याग दिया और वो अपने महल को त्याग कर सत्य की तलाश में चल दिए। शुरू में उन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए,
जिनमें बॉडीली मोर्टिफिकेशन यानी अपने शरीर को पीड़ा देना, है ना, इस रास्ते को अपनाया, जिसकी वजह से वो लगभग मरने से बच गए। उसके बाद उन्होंने कई एक्सट्रीम मेथड्स अपनाए, इन एक्सट्रीम मेथड्स को त्याग दिया, और उसके बाद उन्होंने कई दिन तक मेडिटेट करने के बाद, यानी उन्होंने कई दिनों तक मतलब उसमें बैठे रहे, मेडिटेशन में, और फाइनली जाके उन्होंने एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति करी। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जगह, गया की जगह पे बौद्ध गया कहलाई। वृक्ष की जगह पे बौद्ध वृक्ष कहलाया, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। इसके बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध का मतलब होता है द एनलाइटेड वन, यानी जिसके पास ज्ञान हो, है ना, जिसके पास ज्ञान की रोशनी हो। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने धर्म के बारे में लोगों को सिखाया, यानी ज़िंदगी जीने का सही रास्ता क्या है, इसके बारे में लोगों को सीख दी।